हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्टूडेंट। सो आज है 11 मई 2024 और स्टडी विद स्टूडेंट के साथ आज की जो करंट न्यूज़ या इनको करंट अफेयर बोल लीजिए, द हिंदू से हमने कवर करने की कोशिश की है और रिलेवेंटली जो यूज़फुल न्यूज़ है अपने लिए और एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो न्यूज़ होती है उनको ही कवर करते हैं हम यहाँ पे। आपको पता है कि इसके अलावा कोई और न्यूज़ नहीं आई आपकी। और मैं मानता हूँ कि अगर भाई आप कंटिन्यू कर रहे होंगे ना, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका एक भी ऐसी जगह नहीं होगा जहाँ आप मिस्टेक करोगे। आपको हर चीज़ यहाँ अच्छे से और एक बढ़िया चीज़ से करवाई जाती है। तो होप आप सपोर्ट करें, इसको जितना हो सके उतना फैलाएं यार, क्योंकि रीच नहीं आ रही है। पता नहीं क्या रीज़न है, तो छोड़ दिए। हम करते हैं आज का शुरुआत। तो इंडिया रिसीव, देखो इसके अंदर क्या है कि इंडिया, मैं आपको ना थोड़ा सा पैटर्न बताता हूँ कि अगर आप कहीं लिखें, जैसे भाई मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसे लिखने ज़्यादा फ़ायदा है और बाकी सबकी अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं लिखने की। तो मैं जैसे लिखता हूँ मैं उस वैसे बता रहा हूँ कि इंडिया ने रिसीव किया क्या रिसीव करा है, 11 बिलियन यूएस डॉलर। अच्छा ठीक है सर, तो ये है क्या? तो ये जो रिसीवेंस आई है, तो ये आई है रेमेडी, रेमिटेशन बोलते हैं इसको। और ये पूरे वर्ल्ड के अंदर यानी पूरे ग्लोब के अंदर सबसे ज़्यादा है, हाईएस्ट, यानी कि सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है और सबसे हाईएस्ट भी है ये। तो अब ये बात करते हैं कि सर ये जो रेमिटेंसन आपने बताया, ये 2022 की रिपोर्ट है भाई। तो ये जो रेमिटेंसन आपने बताया, तो ये है क्या? देखो भाई, मान लीजिए ये कोई ए कंट्री है और ये कोई बी कंट्री है। तो बी कंट्री को मानता हूँ मैं इंडिया और ए कंट्री को मानता हूँ मैं UAE। आप व्हीकल्स की नज़रअंदाज कीजिए और लेक्चर पे फोकस कीजिए। तो UAE ने कुछ इंडियंस यहाँ गए। कौन गए? यहाँ कुछ इंडियंस गए और यहाँ जाके इन्होंने काम किया, वर्क किया और इसके बदले में इन्होंने यहाँ पर पैसा ट्रांसफ़र किया, यानी कि अपनी कंट्री को, अपने फैमिलीज़ को यहाँ पैसा ट्रांसफ़र कर दिया। जब ऐसे इन्होंने किया तो यहाँ की क्या हुई, ग्रोथ हुई, इंक्रीज़ हुआ, यानी कि रुपया आया, फ़ॉरेन का रुपया इंडिया में आया। तो इसको बोलते हैं हमें रेमिटेशंस, यानी कि मनी ट्रांसफ़र फॉर फ्रेंड एंड फैमिलीज़, यानी कि होम कंट्री के अंदर आप जब पैसे ट्रांसफ़र करते हो बाहर से, तो उसको हम कहते हैं। तो ये रिपोर्ट किसने दी है? ये रिपोर्ट भाई UN ने दी है, ऑब्वियस सी बात है, ये रिपोर्ट UN की दी हुई है। तो ये इस हिसाब चलता है। तो ये हुआ है पूरे ग्लोब के अंदर। तो ये तो न्यूज़ है। अब हम चलते हैं कि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन करते वक्त कि भाई क्या क्या कारण है जिसको हम इसको बढ़ा सकते हैं। मतलब इसको बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है भाई, इंडिया के पास रुपया आएगा तो अच्छी बात है। तो एक तो ये है कि भाई जो जितने भी हमारे लगभग जो काम करते हैं, जो पर्सनस हैं, वो UAE और अरेबिया में हैं, अरेबिक कंट्रीज़ जो हैं आपकी, यानी कि अरब एमिराइट्स, यहाँ पर काम करते हैं। तो बिल्कुल सर सही है। जो लो स्किल्ड लेवल वर्किंग होती है, लो स्किल्ड लेवल वर्किंग जैसे कि मजदूरी वगैरह, तो यो UAE में ज़्यादा होते हैं। बट जो हाई स्किल्ड वर्किंग जिनको बोलते हैं, HS हाई स्किल्ड वर्किंग, वो आपकी है USA और EU में, यानी कि यूरोपियन यूनियन के अंदर। तो ये कितना है? ये 36% है टोटल, जितना रुपया आया उसका 36% है। तो अब हमें देखना है कि इसको बढ़ा कह सकते हैं। तो इसके दो जरिए, एक तो भाई UPI, जब UPI वहाँ चलेगा तो एक नॉर्मल प्रोसीजर से आप जब जाओगे, तो ओबियस सी बात है, जब आप नॉर्मल प्रोसीजर जाओगे तो आदमी ज़्यादा रुपये भेज दें। अब आपको डॉक्यूमेंट तैयार करना पड़ता है, डॉक्यूमेंट आपको बैंक के अंदर ले जाना पड़ेगा, फिर बैंक से आपको कहना पड़ेगा भाई मैं अपने इस बैंक के, इस कंट्री के, इस बैंक के इस खाते में डालना चाहता हूँ। तो एक प्रोसीजर होगा। पर UPI अगर आप काम कर रही है वहाँ, तो उसके अलावा डायरेक्ट रुपये भेज सकते हैं। दूसरे भाई AI का यूज़, कि यहाँ पर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ होनी चाहिए, कि मतलब एक बंदे को बार बार बैंक के चक्कर ना काटने पड़े, या UPI पे पिनिंग सेट हो जाए कि भाई इतने रुपए इतने दिन बाद इतने टाइम के लिए कटें। तो एक ये है कि इसके यूज़ से हम रिस्क को कम कर सकते हैं, रिस्क लेवल कम हो सकते हैं, यानी कि फ्रॉडिंग जो होती है आजकल उसको कम किया जाए तब पैसे ट्रांसफ़र करने हो तब। या फिर E-कॉमर्स जो आपकी प्लेटफॉर्म्स हैं उनको बढ़ाया जाए, जो आपके E-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं उनको इंक्रीज़ किया जाए। या बिलिंग जो सिस्टम होता है कि भाई आपको बिल पेमेंट करने हैं इंडिया के अंदर बाहर बैठे और आपको फिर फैमिली का इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल या एक्सेट्रा बिल जो भी आपको देने हैं, तो वो आप फ़ौरन में बैठे बैठे एक क्लिक से कर दें। तो इसके लिए ये माना जाता है कि भाई इसको अपने
ये करेंगे तो आप ये फॉरेन इन्वेस्टमेंटिंग इंक्रीज़ कर सकते हो। तो ये आज की पहली न्यूज़ थी कि जो इसको आप प्रोस्पेक्टिव दो जगह जोड़ सकते हैं, एक तो आईआर से जोड़ सकते हैं, सिंपल सी बात है कि इंटरनेशनल रिलेशंस किसके साथ स्ट्रॉन्ग रहेंगे, जिनके साथ स्ट्रॉन्ग रहेंगे उन्हीं के साथ आपके वहाँ वर्कर काम करेंगे, और जहाँ वर्कर काम करेंगे वहीं से आप रुपए कमा सकते हैं। तो एक तो ये हो गया। एक होता है भाई सेकंड कि वर्किंग वर्किंग भी आपको आपके जो वहाँ पर कार्यकर्ता हैं, सॉरी कार्यकर्ता बोल रहा हूँ, आजकल पॉलिटिक्स वैसे ही ज़्यादा चल रही है पॉलिटिक्स, तो आपके जो वहाँ पे वर्कर हैं यानी कि जो कार्यरत प्राणी हैं उनको आप सिक्योरिटी पैचेज बढ़ाएं या कंट्री के अंदर आप इन्वॉल्वमेंट दें, आप बार बार उनके अंदर जाएं, और तो इससे क्या होगा कि वो कंट्री थोड़ी लीनियंट होने लगती है आपकी तरफ, और उसका फ़ायदा आपको इनडायरेक्ट वे में मिल जाएगा। सेकंड न्यूज़ आ रही है भाई, वो आ रही है कि भाई यूएस है ना, आपको पता है कि उसने इसराइल में अंदर बहुत से सप्लाई की है। किसकी सप्लाई की है? वेपन्स की। तो अभी क्या हुआ कि सीज़ फायर के लिए एग्रीमेंट हुआ और इसराइल ने इस पर कोई कमेंट नहीं किया, और रफ़ा रीजन के अंदर अब ये कह रहा है कि जो एक रीजन है रफ़ा, मैंने नेक्स्ट लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया है पूरा कंप्लीटली कहाँ पर लोकेटेड है, यानी इजिप्ट की तरफ जो रीजन लोकेटेड है रफ़ा, तो वहाँ पर भी ये बम्बार्डमेंट करने कह रहे। तो पर इसको देखते हुए यूएस ने शिपमेंट जो वेपन है उसको बैन कर दिया कि अगर इसराइल रफ़ा रीजन के अंदर कुछ एक्टिविटी करता है तो हम इसको कुछ वेपन नहीं लेने देंगे। और एक तरीके से ना जो आपकी गाज़ा पट्टी है यानी गाज़ा स्ट्रिप आपकी है, उसको हम ओपन एयर प्रिजन बोल रहे हैं कि ऐसा प्रिजन है, वो ऐसी जेल है जो ओपन एयर है, मतलब चारों तरफ लाखें नहीं है, छत नहीं है, पर वो जेल है। तो ये भी कहा जा रहा है। तो आई होप आपने इसको भी अच्छे ध्यान सुना होगा। तो ये भी आपको थोड़ी इंटरनेशनल न्यूज़ टाइप से है। अब हम चल रहे हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। जो आपकी नेक्स्ट न्यूज़ या हमारी नेक्स्ट न्यूज़ जिसको हम बोल सकते हैं, तो वो आ रही है तालिबान। तो आपको पता है तालिबान क्या है? तालिबान एक टेररिस्ट ग्रुप है जो, मतलब आप उसको टेररिस्ट ग्रुप मानते हैं नहीं मानते वो सेकेंडरी मैटर है। तो वो अफ़गानिस्तान के अंदर अब गवर्नमेंट स्टेबल कर चुका है अपनी। तो इससे हुआ क्या? तो हुआ क्या कि जो तालिबान है ना वो इंडिया के साथ है ना अब मिलना चाह रहे। मिलना मतलब ये नहीं कि हमारे साथ हाथ मिला लगे कर लेगा, नहीं, वो उनको नॉमिनीज कर रहे हैं, इंटरनल देयर नॉमिनीज। नॉमिनीज मतलब कि ये कह रहा है कि हमें गवर्नमेंट स्वीकार करें। मतलब एक बात ये देखिए कि इंडिया ने अभी तक अफ़गान को गवर्नमेंट कंसिडर नहीं किया है, वो मानते नहीं, इंडिया भी नहीं मानता, यूएस भी नहीं मानता कि तालिबान एक गवर्नमेंट है। बट तालिबान क्या चाहता है कि यूएन के अंदर किसी तरह से पकड़ बनाए, यूएन के अंदर पहुंचे अफगानिस्तान के मैटर के ऊपर, और इसके लिए उसको इंडिया की जरूरत पड़ेगी। और ऑब्वियस सी बात है भाई, इंडिया ने इतना भारी इन्वेस्टमेंट किया है उसके अंदर, तो इंडिया अपनी इन्वेस्टमेंट को तो बर्बाद करेगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है। तो वो अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस कर रहा है। तो ये सब कुछ चल रहा है, और इस दौरान वो कह रहा है कि तालिबान के जो मिनिस्टर हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर है, वो कह रहे हैं कि भाई इंडिया के साथ हम सपोर्ट करेंगे, इंडिया को हमारा सपोर्ट करना चाहिए और हमारे रिलेशंस अच्छे करने चाहिए। तो इसके ऊपर पूरा डिस्कशन चल रहा है। तो इसके ऊपर हम देखते हैं भाई हिस्टोरिकल रीजन। हाँ भाई, हमें पता है कि इंडिया और अफगान, मतलब मान लीजिए आप पाकिस्तान आज हो गया, कल नहीं था, तो हम सीधी बाउंड्री अफगानिस्तान से शेयर करते थे, और अब भी 102 किलोमीटर की बाउंड्री जो ऊपर के रीजन से है वो भी अब भी हम शेयर करते हैं। बाउंड्री ऐसी बात नहीं है, स्मॉलेस्ट बाउंड्री भी इसको बोला जाता है। तो ये अब भी हम शेयर कर रहे हैं। फिर दूसरा हमारा कल्चर, कि इंडिया अफगानिस्तान का कल्चर थोड़ा सा रिलेटिवली सिमिलर सा है। सिमिलर इन द सेंस मतलब कि अफगानिस्तान के अंदर हमारे काफ़ी, जैसे राउतुल राम है, तो और भी काफ़ी जैसे बाबर वगैरह हैं, वो वहीं से इन्वेडर थे, या वहीं से ही जो इन्वेजन करना जिनको होता था तो वहीं से होके आते थे। तो वहाँ पर भी एक रहा है। फिर दूसरा इकोनॉमी, ये इकोनॉमी के अंदर भाई 2000, आप ये मान लीजिए कि 2001 से और 21 तक हमने 4 बिलियन यूएस डॉलर इन्वेस्ट कर रखे हैं अफ़गानिस्तान के अंदर भाई। हॉस्पिटल, स्कूल्स, और गर्ल चाइल्ड एजुकेशन, और हमने इसके ऊपर बहुत सारे इन्वेस्टमेंट किया है कि इनकी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, पावर सप्लाई के ऊपर, रोड मैपिंग के ऊपर, तो इनके ऊपर बहुत रुपए खर्च किए हैं। तो ये भी देखा जा रहा है। फिर इंडिया इसके लिए स्कॉलरशिप भी देता है, एक भाई एक स्कॉलरशिप होती है इनके लिए, अफगानिस्तान के बच्चों के लिए, तो जिसके अंदर होती है 2260 बच्चों को लगभग हर साल इंडिया स्कॉलरशिप देता है, जिनके अंदर से 300 हमेशा गर्ल होती हैं, लड़कियां होती हैं जिनको ये स्कॉलरशिप मिलती है। तो ये अफ़गानिस्तान का हमारे साथ मैटर था।
आई होप आपने अच्छे से समझा होगा इस मैटर को भी। तो धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि भाई अपनी राइटिंग को भी अच्छे करें। मैं आपको ना जितना शॉर्ट हो सकता है उतने शॉर्ट के अंदर बताने की कोशिश करता हूँ कि आप अच्छे से चीज़ों को समझ सकें, और समझना ही सबसे सही लगता है मेरे को। तो अगली न्यूज़ आ रही है हमारा पद्म अवार्ड्स। आपको पता है हाल और फिलहाल में जैसे चिरंजीवी को और नीलकंठ जी ने एस को, इनको पद्म अवार्ड मिले हैं। तो हम बात करेंगे भाई ठीक है, ये 26 जैन को दिए जाते हैं और इसके अंदर ये सब कुछ होता है रिपब्लिक डे के अंदर। आपको पता है ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होते हैं, ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी है। और एक बात याद रखेगा कि ये रैंक नहीं दर्शाते भाई किसी की भी, यानी कि आप अगर आपने पद्म श्री मिला तो आप ये ऐसे लिख सकते कि पद्म श्री एक्स, नहीं, आप कभी भी इसको आप एज ए अवार्ड के रूप में लेते हैं, ना कि इसको कोई रैंकिंग के ऊपर। तो ये रैंकिंग के ऊपर नहीं होता। तो इसके पता तो भाई पद्म अवार्ड 3 प्रकार के होते हैं, और सबसे होता है बड़ा पद्म विभूषण, एंड आफ्टर दैट पद्म भूषण, एंड आफ्टर दैट पद्म श्री। तो ये 3 होते हैं, VBS नाम से इनको याद कर लीजिएगा कि सबसे ऊपर ये एंड देन ये एंड देन ये, तो 3 होते हैं। तो ये 3 को दिया जाता है। तो इसको देता कौन है भाई? इसको ऑब्वियस सी बात है आपका जो फर्स्ट इंडियन भी जिसको बोलते हैं, यानी कि पहला भारतीय जिसको बोलते हैं, यानी कि आपकी प्रेसिडेंट मुर्मू है आज प्रेजेंट। तो आपको प्रेसिडेंट ये अवार्ड देता है। और ये भी आप कहेंगे कि भाई इसके लिए ये मिलता है किसको है? ये भाई हर व्यक्ति को मिलता है, हर फील्ड के अंदर, जैसे साइंस के अंदर, कल्चर के अंदर, डिफरेंट काइंड। बट आपको उसके अंदर ना अपने फील्ड के अंदर ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया हो, कोई एक्स्ट्रा ही ऑर्डिनरी आपने कोई काम कर दिया, तब आपको ये दिया जाता है। तो इसको रिकमेंड करने के लिए कमेटी होती है, और वो कमेटी काम करती है प्राइम मिनिस्टर के अंडर। जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं करंट, उनके अंडर ही कमेटी काम करती है, और वो बताते हैं कि भाई प्रेसिडेंट को कि आपको इनको अवार्ड को देना है। तो इसके बात कर ही रहे हैं तो इसकी एक और अवार्ड की बात कर देते हैं। इन सब अवार्ड से ऊपर भी आपको पता है एक अवार्ड होता है जिसको हम कहते हैं भारत रत्न। मेरी हिंदी राइटिंग थोड़ी वैसी भी, तो इसको कहते हैं भारत रत्न अवार्ड। तो ये सबसे हाईएस्ट होता है, और ये इसका एक फिक्स है कि भाई ये 3 लोगों को दिया जाता है, 3 पर्सन को पर ईयर। और इसके लिए एक और आपको बता देता हूँ कि इसके ऊपर 2 बार ऐसा भी हुआ है कि 2 बार 2-2 साल के लिए इसको रोक दिया गया, किसी को नहीं मिला। तो इसके ऊपर बैन लगा है, हाँ बिल्कुल लगा है बैन, 2 बार इसके ऊपर बैन लगा है, इसको याद रखिएगा भारत रत्न के ऊपर। और हर साल 3, तो इसको भी सेम चीज़ है भाई, प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड करेगा और प्रेसिडेंट को देना पड़ता है। बट इसके लिए फिक्स होते हैं कि 3 पर्सन पर ईयर, 3 पर्सन से ऊपर ये 4 को नहीं दिया जाता, ओनली 3 पर्सन को ही दिया जाता है। तो आई होप आपने अच्छे से देखा होगा इस न्यूज़ को भी। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। तो हमारी जो नेक्स्ट न्यूज़ है ना, वो आ रही है इंडिया से। और इस न्यूज़ को थोड़ा सा अच्छा सा ग्रैब करते हैं, क्योंकि हाल और फिलहाल में क्वेश्चंस आपसे बहुत ज़्यादा रिलेवेंटली पूछे जा सकते हैं। तो सॉरी यार, इसको ये ठीक काम करेगी। तो इसके अंदर हुआ क्या, अब ये देखिए, इंडिया ने ना पूरा 5 लाख $US दिए हैं। किसको दिए हैं भाई? ये दिए हैं जो टेरर काउंटर, यानी कि जो टेररिस्ट एक्टिविटी होती हैं उनको काउंटर करने के लिए इंडिया ने रुपए दिए हैं। और एक ट्रस्ट को दिए हैं, ट्रस्ट फंड होते हैं ये। तो ये ट्रस्ट फंड है इंडिया के द्वारा 5 लाख $US का। तो इसके अंदर ना भाई बहुत सी रेगुलेटरी बॉडी होती हैं। तो UN ग्लोबल काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटेजी है, एक UN की है, UN ग्लोबल टेरर काउंटर, ना सॉरी काउंटर टेरर है, काउंटर काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटेजी। तो ये एक स्ट्रेटेजी है, इसको हम बॉडी बोलते हैं, ये UN की एक बॉडी है जिसके अंदर ये काम करते हैं। तो इसके अंदर क्या करते हैं कि इसके अंदर ये देखते हैं कि भाई जो फंड है जो टेररिस्ट के पास आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, इसके ऊपर रेगुलेशन करते हैं। दूसरा देखते हैं
कि भाई कौन कौन सी जो कंट्री हैं जो टेररिज्म को सपोर्ट कर रही हैं उनके ऊपर बैन लगाता है, लाइक ग्रे लिस्ट कर देता है, किसी को ब्लैक लिस्ट कर देता है, तो ये लिस्टिंग भी यही करता है। उसके बाद ये देखता है कि भाई FATA कि यानी कि जो फॉरेन एक्टिव टेररिस्ट इकोनॉमी, तो इनको बोला जाता है कि फ़ॉरेन के अंदर से किन किन देशों से रुपए आ रहे हैं, टेररिस्ट ग्रुप को जा रहे हैं, इनके ऊपर नज़र रखता है। तो इसके अंदर अब हम बात करते हैं इंडिया के अंदर कि भाई इंडिया का क्या रोल है फ़िलहाल टेररिज्म के ऊपर। तो टेररिज्म के अंदर है ना, इंडिया के अंदर दो आपको बॉडी सुनी भी होंगी, एक तो आपने पता भी होगा NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होती है जो टेररिज्म के ऊपर काम करती है, और एक होती है आपकी भाई फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, तो ये काम करती है कि भाई टेररिस्ट एक्टिविटी की फंडिंग के ऊपर। तो ये दो कमेटी है इंडिया की, आप याद रखिएगा कि अगर आपको FIU दे दें या NIA दे दें, तो ये दोनों टेररिस्ट एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए इंडिया के अंदर बनाई गई हैं, आप इनका अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो होप आपने अच्छे से ये पढ़ा होगा। अब हम चलते हैं हमारी फाइनल न्यूज़ की ओर, और जो फाइनल न्यूज़ हो इतनी रिलेवेंटली है नहीं, बस उसके जो बैकग्राउंड डाटा है ना वो इम्पोर्टेंट है उसके अंदर, और न्यूज़ के अंदर मेंटेन बना हुआ है, इसलिए इसको लेना भी ज़रूरी है। इसको ले लेते हैं। तो इसके अंदर है क्या ये देखिए। तो एक अफ्रीकन यूनियन है, अफ्रीकन यूनियन आपको पता है ना, अफ्रीका थोड़ा सा मैं बना देता हूँ कुछ, यार देख लेना इसी प्रकार का है अफ्रीका यूनियन। तो इसके अंदर 50+ कंट्री हैं, इसके अंदर 50 कंट्री, मतलब एग्जैक्ट तो 55 कंट्री हैं इसके अंदर, अभी याद रखिएगा 55 कंट्री का समूह है ये। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है ये याद करते हैं पहले। तो हेडक्वार्टर इसका इथोपिया आपकी यहाँ पर है कहीं लोकेटेड, आप देख लीजिएगा, मैप ज़रूर एक बार तो दिन में ज़रूर आप ग्लोब खोल लें और किसी कंट्री को देखें, ये बहुत बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो इसके अंदर क्या है कि भाई इसके अंदर ये हमने इथोपिया देख लिया, फिर इसके अंदर हमने देखते हैं कि जो आपका रफ़ा है ना रीजन, जिसके ऊपर मैंने पहले बात की है, उसके ऊपर क्या है अफ्रीकन यूनियन ने, अगर इसराइल रफ़ा यूनिट के अंदर जाएगा, रफ़ा रीजन के अंदर जाएगा, तो अफ्रीकन यूनियन अब इसको जवाब देने के लिए रेडी रहेगी। यानी कि अफ्रीकन यूनियन भी अगेंस्ट होती जा रही है इसराइल के इस मैटर में, अब धीरे धीरे उन्होंने भी कही है। तो ये इंपॉर्टेंट भी यूँ है कि भाई इसकी 37वीं मीटिंग थी और इसके अंदर इन्होंने ये डिसीज़न लिया है। और ये 55 कंट्री का समूह मैंने बता चुका है, ये एक इंटर गवर्नमेंटल डिसीजन होते हैं भाई, इंटर गवर्नमेंटल डिसीजन है अफ्रीका के। तो ये हमने देखा है। तो आई होप आपने आज का जो लेक्चर या भाई मान लीजिए न्यूज़, जिसको भी आप जैसे भी इसको ग्रैब करना चाहें, तो ये आज की कुछ न्यूज़ करंट रही हैं जो कि मेरे हिसाब से तो ठीक हैं, बाकी अपनी अपनी थिंकिंग और एबिलिटीज़ के हिसाब से लोग सोचते समझते हैं। तो आई होप आपने आज का लेक्चर अच्छे से देखा होगा। थैंक